नमस्कार, ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। दर्शकों का, श्रोताओं का अभी खबर को विस्तार करने की मांग की गई है। वो खबर शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर। उसमें यह भी कहा गया कि मैंने तथ्यों को छिपाया। मैंने तथ्यों को छिपाया नहीं, बल्कि यह स्टोरी ही इतनी बड़ी, उसे संक्षिप्त करने में, समराइज करने में कुछ तथ्य छूट गए होंगे, लेकिन आपकी मांग के अनुसार मैं उसकी अभी पूर्ति करते रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहरहाल कहानी की शुरुआत है। शिल्पी जैन मिस बिहार थी। मिस बिहार का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं पहले, लेकिन जैसे ही इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, मेरा मतलब 95, 96, 97, 98 में, उस समय उसने कंपटीशन में भाग लिया और शिल्पी जैन मिस बिहार चुनी गई। पटना विमेंस कॉलेज में वह पढ़ती थी। कंप्यूटर साइंस उन दिनों एक नया विषय के रूप में यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, पूरे देश में इंट्रोड्यूस हुआ था। कंप्यूटर साइंस के लिए वह कोचिंग के लिए जाती थी। पटना विमेंस कॉलेज की वो छात्रा थी। चिलचिलाती धूप में कोचिंग जाने के लिए वह खड़ी ही थी, रिक्शा की प्रतीक्षा कर रही थी। इस बीच में एक मारुति जैन पीछे से आकर रुकी, हॉर्न बजाने लगी और उसमें उसका मित्र गौतम सिंह का मित्र बैठा हुआ था। मेरा मतलब गौतम सिंह का मित्र बैठा हुआ था। उसने कहा कि क्या मैं आपको कोचिंग तक छोड़ दूं, लिफ्ट दे दूं। शिल्पी मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी में जा बैठी और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कोचिंग के करीब जाते गाड़ी की दिशा बदल गई और गाड़ी की दिशा बदलते गाड़ी की रफ्तार भी तेज हो गई और तेज़ रफ्तार में वो शिल्पी जैन को कुछ आशंका हुई। उसने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं। उसने कहा कि एक वैसी जगह जहाँ गौतम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। गौतम का नाम सुनते वह आश्वस्त हुई। गौतम सिंह का नाम, जो उसका मित्र था, फ्रेंड था, या यूँ कहें कि बॉयफ्रेंड था। और उसके बाद गाड़ी की रफ्तार तेज़ हुई और वो फुलवारी शरीफ स्थित वाल्मी में गाड़ी जा पहुँची। मारुति जैन थी गाड़ी। शायद वह उसका मित्र प्रतीक्षा कर रहा था। वह जैसे ही वाल्मी में गई, वैसे ही कई दरिंदे उस पर टूट पड़े। उसके शरीर के कपड़े बिल्कुल उतार दिए, निर्वस्त्र हो गई और उसके बाद उसके साथ वहाँ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। इस बीच गौतम को जानकारी मिली कि उसे वाल्मी ले जाया गया है। वाल्मी के बारे में उसे जानकारी थी कि वाल्मी साधु यादव के अयाशी का अड्डा है। उसने अपनी गाड़ी बड़ी तेज़ी से वहाँ बढ़ाई। तेज़ रफ्तार में तेज़ गति से गाड़ी वहाँ गई, लेकिन जब गई तो वहाँ की स्थिति कुछ और थी। वहाँ शिल्पी के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। बताया जाता है कि उसने पहले अपना टी शर्ट उसे दिया और इस बीच में वह लोगों से उलझ पड़ा। वहाँ उसकी बड़ी पिटाई हुई। लात, जूते, घूंसे और यहाँ तक कि जूतों के से भी उसकी पिटाई हुई, गौतम की। और शिल्पी तो बिल्कुल बदहवास थी। और उसके बाद उसी मारुति गाड़ी में वह उसको रखा गया। लेकिन इस बीच एक घटना और घटती है, जो जांच करने वाले अधिकारी मुझे बताते हैं कि शिल्पी ने इज्जत की तो गुहार लगाई ही, अपनी जान की गुहार भी लगाई और इसके बाद गौतम की जान की भी गुहार वह लगाती रही, लेकिन कोई माना नहीं। और नहीं मानने के बाद वह गौतम ने शायद यह बात कह दी थी कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। इतना सुनते सभी सन्न हो गए थे और वो लगभग सबको पता चल गया था कि यह मामला अब तूल पकड़ेगा। इस बीच उन दोनों का अपहरण कर लिया गया। जैसा कि आपको बताया गया कि वो 2 जुलाई को गायब हुई थी और उसके बाद उसकी लाश वो बंगला नंबर 12 में मिली थी। सच तो ये है, जांच में जुटे एक अधिकारी जो अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने ऑफबिट वन को मुझे बताया कि उन दोनों की हत्या वाल्मी में ही कर दी गई, गौतम की और शिल्पी जैन की। और वहाँ पर हत्या करके उन लोगों ने शायद उसे सुरक्षित जगह समझा होगा, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर आउटस्कर्ट पर उन दिनों था, फुलवारी शरीफ स्थित बड़ी सुनसान इलाका। तो वो इलाका वो बड़ा मुफीद था
रंगरेलियों मनाने के लिए और अय्याशी करने के लिए या फिर और भी गलत कृत्य को अंजाम देने के लिए किया भी वही। बहुत सुटेबल जगह देखकर उन लोगों ने हत्या करके शायद वहीं पर रख ली और रात में, दूसरे दिन रात में गाड़ी को बंगला नंबर 12 में, जो वीवीआईपी इलाके में बंगला नंबर 12 था, वहां ले जाकर गैराज में लगा दिया। दिलचस्प यह कि गैराज भीतर से भी बंद था। बड़ा आश्चर्य, बड़ा रहस्य। और मारुति की तो चाबी थी नहीं, आपको पता होगा। इससे पुलिस को अनुसंधान में बहुत दिक्कत हुई, इन्वेस्टिगेशन में बहुत दिक्कत हुई, खास करके फॉरेंसिक को बहुत दिक्कत हुई। वहाँ जब पुलिस गई, पुलिस जब वहाँ पहुँची तो साधु यादव के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और हंगामा का आलम यह है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पटना लगभग सड़कों पर उतर आया है और मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे, जांच की भी मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से हिचक रही थी। पुलिस का एक ही जवाब था कि आत्महत्या इन लोगों ने की। जब पत्रकार कुछ कुरेदते थे तो पुलिस वालों का एक ही जवाब हुआ करता था कि भाई इन लोगों ने आत्महत्या की है। और एक बात और वो लोग कहता था कि अरे इस तरह के केस हम लोग वर्षों से देखते रहे हैं, बराबर देखते रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही सही है। अब पत्रकार तो निर्भर करता है कन्फर्मेशन पर, स्थितियों पर, खबर वही चलाई जाती थी। लेकिन दूसरी ओर पत्रकारों के सूत्र यह भी बता रहे थे कि उसकी हत्या की गई, उन दोनों की हत्या की गई वाल्मीकि में। लेकिन पुलिस इससे बराबर इनकार करती रही और यही कहती रही। पुलिस उन दिनों भी यही कहती थी, मेरा मतलब 26 साल पहले भी। पुलिस आज भी यही कहती है पत्रकारों को, अगर पत्रकार अधिक कुरेदते हैं तब। ये बड़ा गजब, ऐसा लग रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई ये बात बोलने के लिए, पत्रकारों को खास करके। एनीवे, पत्रकार कंफर्म थे कि हत्या हुई, लेकिन पुलिस का कहना था कि नहीं। खबरें छप रही थी, इधर लगातार खबरें छप रही थी, हंगामा हो रहा था, विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया था और मामला सितंबर में ये चला गया। 3-4 महीने बाद ये मामला चला गया सीबीआई में। एक श्रोता ने जो कमेंट किया है, वो कमेंट का जवाब यह है कि 1999 में लालू प्रसाद यादव सच में जेल में नहीं थे, 1998 में थे। 1999 में, माने 1999 में वो अंतरिम बेल लेकर आ गए थे। 1998 में, 1998 में राबड़ी देवी वो मुख्यमंत्री बन गई थी, ये सच है, ये ठीक है। तो अंतरिम बेल लेकर वो यहाँ आ चुके थे। आगे मैं आपको बताऊं कि जब मामलों को काफ़ी आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने देखा, माने खास करके सरकार ने, महज 4 महीने में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको उन लोगों ने सीबीआई को दे दिया। इधर अखबार में रोज़ खबर छपती और ख़ास करके शिल्पी के अलग अलग पोज की तस्वीर छपती, क्योंकि वह मिस बिहार थी। कई तरह के ग्लैमरस तस्वीरें वगैरह छपती थी। पुलिस ने कन्फर्म कर दिया कि आत्महत्या की। हालांकि बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई कि उन लोगों ने हत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की, बल्कि हत्या की माने जहर दिया गया है। अब जहर किसने दिया, क्या दिया? साधु यादव से सैंपल के डिमांड हुआ था, मांग की थी सीबीआई ने, देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये पता होगा, लेकिन यह पता नहीं चल सका आज तक, ये रहस्य बना हुआ कि उसमें साधु यादव पर शक की सुई तो गई, उन्होंने अपना सैंपल नहीं दिया। सम्राट चौधरी का भी नाम उछला, शायद इन्होंने अपना सैंपल दिया, ऐसा दावा है प्रशांत किशोर का। जनसुराज के सूत्रधार का दावा है कि उन्होंने अपना सैंपल दिया और बाजाब्ता सीबीआई की रिपोर्ट भी उनके पास आ चुकी है उस केस का, शिल्पी जैन और गौतम के हत्याकांड का। उसी के आधार पर वो दावा कर रहे हैं। एक ही तो पुलिस यही कहती रही जो मैंने आपको बताया, लेकिन पुलिस की बातों पर पत्रकारों को भरोसा नहीं हो रहा था। पत्रकार अपने तरीके से काम कर रहे थे और अंत में वही हुआ कि लगभग 4 साल तक मामले को देखने के बाद, यानी सीबीआई के देखने के बाद, मामले को क्लोजर फाइल में डाल दिया गया। क्लोजर फाइल में डालते मामला बिल्कुल शांत सा हो गया। जितने भी उसमें कथित अभियुक्त थे या आरोपी थे, वे लगभग निश्चिंत हो गए। लेकिन शिल्पी जैन के परिवार के लोग को भरोसा, देश की एक सर्वोच्च जांच एजेंसी
ने जब क्लोजर दे दिया तब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके भाई प्रशांत ने दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट अभी संज्ञान लेती ही इस बीच प्रशांत का अपहरण हो गया। कुछ दिनों बाद प्रशांत मिला, लौट आया, लेकिन फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फिर कभी गया नहीं और न ही कोई हाई कोर्ट में गया, बल्कि बिल्कुल चुपचाप रहने लगा। और सीबीआई ने तो क्लोजर फाइल इसको दे ही दी थी, उसमें ठंडे बस्ते में डाल ही दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई संज्ञान इसलिए नहीं लिया कि फिर मामले को रिपीट नहीं किया गया। मेरा मतलब कि रिपीटिशन हुआ नहीं प्रशांत किशोर के द्वारा या उनके परिजनों के द्वारा। प्रशांत किशोर नहीं, आई एम सॉरी, प्रशांत जो उसका भाई था, शिल्पी जैन का भाई। इस बीच डेवलपमेंट ये है कि शायद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। जिस तरह से जनसुराज का दावा है कि उसके पास फाइल हाथ लगी है, ये बहुत बड़ा मामला है, वैसी स्थिति में अगर कहीं यह फाइल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केस को रीओपन करने के लिए और पुनः जांच करने के लिए अगर कहीं मांग कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान ले लिया तो मामला मुड़ सकता है, घूम सकता है। और ऐसा कि बिल्कुल अपने हट पर वो प्रशांत किशोर और उदय सिंह हैं कि अगर मामला को दबाने की कोशिश की गई तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। मतलब शिल्पी गौतम हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आकर पूरे बिहार में हंगामा मचाने लगा है। धन्यवाद। लग रहा है कि शायद मैं श्रोता को संतुष्ट कर पाया हूँ। अगर नहीं तो फिर इस पर स्टोरी जाएगी। स्टोरी कोई छोटी नहीं है, बड़ी स्टोरी है। वैसे साधु यादव का दावा है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और यहाँ तक कि पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और अपनी शैली में, अपनी शैलीगत भाषा में उन्होंने कहा कि क्या सीबीआई मेरा बाप है? जाइए पूछिए क्या उसमें मेरा नाम है? अब मामला जाकर ये बिल्कुल फंस गया है और अगर पुनः इसकी जांच हुई, हो सकता है कि कोई एक नया चैप्टर इसमें खुले और इसी में नहीं खुले बल्कि इतिहास बनाने वाला यह राज्य पुनः न्याय के क्षेत्र में एक इतिहास बनाएगा अगर कहीं मामला खुल गया तब। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। खबर अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे यह पता चल पाता है कि श्रोताओं की मांग क्या है, चॉइस क्या है। वैसे कई चॉइसेस हैं आपके जो आए हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, सब पर स्टोरी जाएगी, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलूँगा।